हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। सीधे क्लास की ओर चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्लास को बिल्कुल भी मिस न करें। इसे लास्ट तक अवश्य देखें और क्लास पसंद आने पर उसे लाइक अवश्य करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक क्लास आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्णमाला। हमने पहले ही क्लास में बताया था भाषा की इकाई कौन कौन सी होती है। भाषा की इकाई सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, फिर वर्ण, शब्द, पद और फिर वाक्य। तो ये तो होती हैं भाषा की इकाई। इन्हीं इकाइयों में से हम सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी की ध्वनियों के बारे में, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमने उस क्लास में भी यह डिस्कस किया था कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। ध्वनि तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, यानी मुंह से बोली जाने वाली। जैसे अगर हमने बोल दिया क, तो क क्या है? ध्वनि है। वहीं अगर हम क को लिख दें, क को लिख दें तो क क्या हो जाएगा? वर्ण। ठीक। तो जो हमारे मुख से उच्चारित ध्वनि है उसको अगर हम लिख दें तो वह वर्ण कहलाती है। और वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। क्लियर है? ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वर्णमाला। ये हमारी हिंदी की वर्णमाला है। जो हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी, उसमें कुल वर्णों की संख्या है 52। अब आप कहेंगे ये लिपि क्या है? लिपि है लिखने का तरीका, कि हम किस तरीके से लिखते हैं। चिन्ह, लिपि का अर्थ है चिन्ह। जैसे अंग्रेजी में देखें क को लिखने का क्या तरीका है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? हम उसके लिए के बनाएंगे। ठीक, ये हमने के बनाई। ये क्या है? के। और ये क्या है? क है। दोनों का यही अर्थ। लेकिन क की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। और के की लिपि क्या है? रोमन लिपि। लिखने का तरीका अब समझ में आ गया होगा। हम क को इंग्लिश में कैसे लिख रहे हैं? इस तरीके से। और हिंदी में कैसे लिख रहे हैं? ऐसे क बना रहे हैं। ठीक। तो इन दोनों की लिपि में अंतर है, इसीलिए इन दोनों की लिखावट में, इन दोनों के चिन्ह में भी अंतर है। ठीक। तो हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हमारी हिंदी में वर्णों को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया गया है। जैसे पहले स्वर दिए गए हैं, स्वर के बाद अयोगवाह आते हैं, उनको दिया गया है। उसके बाद व्यंजन आते हैं। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर। स्वर होते हैं सबसे पहले अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये तो हो गए हमारे स्वर 11। एग्जाम में पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो 11। एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, तो हम 11 ही बताएंगे, क्योंकि इसमें हम छोटी अंग और बड़ी अंग इन दोनों को नहीं रखते। छोटी अंग को अनुस्वार बोला जाता है और बड़ी अंग को विसर्ग। इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इन दोनों को? अयोगवाह। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन में भी देखिए इनको कितना क्रमबद्ध तरीके से, कितना वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले कंठ, हमारे मुख की बनावट के अनुसार ही इनको व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले हमारा कंठ आता है, फिर हमारा तालु आता है, फिर मूर्धन्य। मूर्धन्य होता है जो हमारी जीभ है उसके ऊपर, और जो आगे वाले दांत है ना, दांत से ऊपर जो हार्ड वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं मूर्धन्य। तो मूर्धन्य। उसके बाद आते हैं हमारे दांत, तो दंत्य। उसके बाद हम आते हैं हमारे ओष्ठ। ठीक है। तो इस तरह से इनको व्यवस्थित किया गया है। अगर हम कंठ की बात करें तो देखिए, बोल के देखिए क, ख, ग, घ, ङ। तो इनकी आवाज़ कहाँ से आ रही है? कंठ से। तो ये कंठ की श्रेणी में। फिर तालव्य, च, छ। इसमें जो हमारी जिह्वा है वह तालु से टकरा रही है। तालु होता है हमारे जीभ की ऊपर वाली छत। ठीक। च, छ, ज, झ, ञ। इनकी भी संख्या 5 है। आगे है मूर्धन्य। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, ण,
दंत में त थ द ध न, ओष्ठ में देखिए प फ ब भ म, इनको बोलने में हमारे लिप्स जॉइंट हो जाते हैं, प फ ब भ म, इसीलिए ये ओष्ठ हैं। अंतस्थ य र ल व, इनकी संख्या 4 है। ऊष्म है श श श ह, इनको बोलने में घर्षण होता है, गर्म हवा निकलती है, इसीलिए ये ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र, इनकी संख्या भी 4 है और ये 2 व्यंजनों को जोड़ के बने हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है द्विगुण, ये हिंदी में बाद में आए हैं, नव विकसित हैं, 2 गुण होने के कारण इन्हें द्विगुण कहा जाता है। ये हैं ड़ और ढ, इनकी संख्या भी 2 है। इस तरह से ये जो हमारे वर्णमाला में वर्ण हैं ये होते हैं 52 यानी 52, 11 स्वर, 2 अयोगवाह, बाकी ये जो यहाँ तक 5 ये वर्गीय व्यंजन हैं तो ये 25 हैं, और ये अंतस्थ ऊष्म संयुक्त ये 12 हैं, और ये 2 द्विगुण हैं। इस तरह से ये टोटल 52 हो जाते हैं। जैसा हमने अभी क्लियर किया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। देखिए एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आंसर होगा वर्ण। पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तब भी वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर ये स्पेशली ये दिया जाए कि मौखिक इकाई, तो आपको ध्वनि बोलना है, क्योंकि ध्वनि क्या है, ध्वनि मुख से उच्चरित। इन दोनों में से एक तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई आए तो भी आपको वर्ण बोलना है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आए तब भी वर्ण बोलना है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए स्पेशली भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आपको ध्वनि आंसर टिक करना है। नेक्स्ट व्याकरण के भाग। व्याकरण के भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ ही रहे हैं। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण करता है भाषा को अनुशासित। देखिए वैदिक संस्कृत में व्याकरण नहीं थी, ठीक, वैदिक संस्कृत में व्याकरण नहीं थी तो भाषा अनुशासित भी नहीं थी। संस्कृत व्याकरण जो लिखी गई वो सबसे पहले लौकिक संस्कृत में लिखी गई। इस तरह से जो संस्कृत की वर्णमाला है वह भी लौकिक संस्कृत में ही लिखी गई, और वह किसने लिखी? वह लिखी थी पाणिनि ने। और ये जो वर्णमाला है इसका जन्म कैसे हुआ? तो वर्णमाला का जन्म हुआ 14 महेश्वर सूत्र से। किससे हुआ? 14 महेश्वर सूत्र से। ननाद ढक्कम नव पंचवारम नृत्तावसाने नटराज राजो, नत्रावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्कम नव पंचवारम, यानी शिवजी का जो डमरू था वह 9 और 5 बार बजाया गया, यानी कि 9 और 5 बार, और 9 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 14। तो उस डमरू से, जो शिवजी का डमरू है, उसी से 14 महेश्वर सूत्र का जन्म हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 14 महेश्वर सूत्र के जन्मदाता है शिवजी का डमरू। देखिए हमने वर्णमाला को देखा, अब वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? इनका उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है, बिना किसी अवरोध के होता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अ से ओ तक ये जो स्वर हैं ये बिना किसी सहायता के बिना बोले जाते हैं। देखिए स्वरों की संख्याएं तो 11 हैं, लेकिन स्वरों की मात्राएं 10 हैं। कैसे? स्वर हमारे 11 हैं अ से ओ तक, लेकिन इनकी मात्राएं 10 इसीलिए हैं क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। किसकी मात्रा नहीं होती? अ की कोई मात्रा नहीं होती। कन्फ्यूजन के लिए ये चीज़ पूछ ली जाती है, स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं। तो क्योंकि स्वर 11 हैं तो हम क्या करते हैं, हम 10 पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। नेक्स्ट है रे। एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से ही पूछा जा सकता है कि रे में किसका मेल है, या फिर किस स्वर में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो आंसर होगा रे, क्योंकि रे में र और छोटी ई की मात्रा, इन दोनों यानी कि स्वर और व्यंजन का मेल होता है। स्वर और व्यंजन से मिलकर रे बना है। उसके बाद जब ये स्वर हो जाते हैं हमारे 11, उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग ये 2 होते हैं। अनुस्वार होता है हमारा और विसर्ग होता है हमारा ये दोनों स्वर के बाद आते हैं। किसके बाद आते हैं? स्वर के बाद।
और व्यंजनों से पहले। इन दोनों का कोई योग नहीं है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं व्यंजन। देखिए, स्वरों का उच्चारण तो स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी व्यवधान के होता है, लेकिन जो व्यंजन हैं, व्यंजन के उच्चारण में स्वरों का व्यवधान होता है। ये व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जो हम जब कोई भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो अंदर से आती हुई वायु मुख में अवरुद्ध हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं टकरा कर निकलती है। इनकी संख्या 33 होती है। ठीक, 2 द्विगुण होते हैं, ड़ और ढ़, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। जब हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन सबको देखेंगे। अभी चलते हैं हम स्वर विभाजन के आधार पर। स्वरों को कई आधारों पर विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहले देखते हैं मात्रा के आधार पर। देखिए, हमारे 11 स्वर हैं, इनको विभाजित करने के कई आधार हैं। सबसे पहले मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर क्या होता है, इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। इसमें आते हैं अ, ए, ओ, रे। जो ये ह्रस्व स्वर हैं, इनको मूल स्वर इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनसे ही अन्य स्वरों का जन्म हुआ है। सेकंड है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जो ये दीर्घ स्वर हैं, इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये जो संधि स्वर हैं या दीर्घ स्वर हैं, इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जैसे देखिए, मूल दीर्घ स्वर में क्या है, मूल दीर्घ स्वर में है आ, ई, उ। क्या है, आ, ई, उ। इन्हें इसीलिए मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है क्योंकि ये जो सवर्ण मूल स्वर हैं, सवर्ण मूल स्वर, जैसे कि अ और अ, ये दोनों सवर्ण हैं और ये मूल स्वर भी है अ, तो इन दोनों के मेल से बना आ। ए, इन दोनों के मेल से बना ई, तो ये ए का दीर्घ क्या हो गया, ई। ठीक, लेकिन ये बना किससे है, मूल स्वर से। ओ, ये दोनों सवर्ण हैं और मूल स्वर हैं, तो इन दोनों से बना ऊ, तो इसीलिए इन्हें बोला गया मूल दीर्घ स्वर। वहीं अगर हम बात करें संयुक्त स्वर की, तो जो संयुक्त स्वर हैं ये हैं ए, ऐ, ओ, औ। हैं तो ये भी संधि स्वर, लेकिन ये सवर्ण नहीं है। देखिए, ये है ए, छोटा आ या बड़ा आ, यानी ह्रस्व अ या दीर्घ अ प्लस ह्रस्व ए या दीर्घ ई, इन दोनों का जब मेल होता है तब बनता है हमारा छोटी ए। बड़ी ए कब बनता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, यानी कि ह्रस्व अ, दीर्घ आ प्लस ह्रस्व ए या दीर्घ ए, तब बनता है हमारा बड़ी ए। फिर बनता है ओ कैसे बनता है, ह्रस्व अ या दीर्घ अ प्लस ह्रस्व ओ प्लस या फिर दीर्घ उ। ऐसे ही बड़ा ओ कैसे बनता है, ह्रस्व अ या बड़ा आ यानी कि दीर्घ आ प्लस ह्रस्व ओ या दीर्घ ओ, दीर्घ ए। इनसे हमारे ये संयुक्त स्वर बनते हैं। जो मूल दीर्घ स्वर हैं ये तो सवर्ण होते हैं, और संयुक्त स्वर कैसे होते हैं, ये अवर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें ये अ और आ, इन दोनों का सवर्ण नहीं बल्कि अवर्ण से मेल होने पर ये बनते हैं। और थर्ड है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है, जैसे ओम, इसमें के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, इसकी ज़्यादा मात्राएं होती हैं। जैसे ह्रस्व में 1 मात्रा अ, ए, ओ, रे, और दीर्घ में उससे ज़्यादा समय लगता है, आ, ई, अ ह्रस्व स्वर, आ दीर्घ स्वर, ए ह्रस्व स्वर, ई दीर्घ स्वर। और वहीं अगर प्लुत में देखें तो ओम, यानी कि ह्रस्व से ज़्यादा समय दीर्घ में लगा और दीर्घ से भी ज़्यादा समय प्लुत स्वर में लगा। तो ये तो हो गया मात्रा के आधार पर विभाजन। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है, किस वर्ण का, किस स्वर का दीर्घ नहीं होता, तो जो ये हमारा रे है, रे का दीर्घ नहीं होता। चलते हैं अगले विभाजन की तरफ। देखते हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर कि हमारे जो जीभ की स्थिति है वो कैसी रहती है, जीभ का कौन सा भाग सक्रिय रहता है। सब इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए हमारी जीभ है, ठीक, ए, जब हम ए बोलेंगे तो हमारी जो जीभ का आगे वाला
भाग है वह सक्रिय रहेगा। ए, ई, ए आगे वाला भाग, ठीक। और अगर हम बोलेंगे तो अ में क्या होगा कि न आगे वाला भाग न पीछे वाला भाग, जीभ का जो मध्य भाग है, ठीक, वह सक्रिय रहेगा। नेक्स्ट है पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या होता है, जीभ का जो पीछे वाला भाग है वह सक्रिय रहता है, जैसे आ, ओ, उ, ओ, और ओ। इन स्वरों को बोलने में हमारी जीभ का पीछे वाला भाग सक्रिय रहता है। देखिए ये जो स्वर है ये आपको नया दिख रहा होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो ओ है ना, ओ, ये इससे छोटा होता है, ये आगत स्वर है, ये दूसरी भाषा से लिया गया है। जैसे हम बोलेंगे ना डॉक्टर, तो डॉक्टर पर यही इसी की मात्रा लगती है, तो ये आगत स्वर है। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 हो गए, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। नेक्स्ट है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। इसमें देखा जाता है कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वह कितनी ऊंची उठती है या कम ऊंची उठती है, इस आधार पर यह विभाजन किया गया है, जिसमें संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। संवृत स्वर में क्या होता है कि जो जिह्वा है, जो हमारी जीभ है, ये बहुत ऊंची उठती है, ठीक, और जो तालु, जो हमारी जीभ के ऊपर का जो भाग है वह उसके पास होती है, जैसे ए, ई, ओ, उ। इसमें जो हमारी जीभ है वो बहुत ऊंची उठती है, इतना ऊंची उठती है कि यह तालु के पास पहुंच जाती है लगभग। नेक्स्ट है अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर में क्या होता है, जीभ कम ऊंची उठती है, जैसे ए, आई, इसमें थोड़ी सी कम ऊंची उठ रही है। नेक्स्ट है विवृत। विवृत स्वर में होता है जो हमारा मुख है वो खुल जाता है, आ बोलेंगे तो क्या होगा, मुख खुल जाएगा हमारा, तो ये विवृत स्वर में आएगा। अर्धविवृत में होगा मुख कम खुला हुआ होगा, अर्धविवृत में मुख कम खुला हुआ होगा विवृत स्वर की अपेक्षा, जैसे अ, ए, औ, अ। ये हो गए हमारे जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्त कैसा होता है, वृत्त गोल होता है, ठीक, इसी तरह से समझ सकते हैं, वृत्त होता है गोल। तो जब हमारे जो ओष्ठ हैं वो गोलाकार हो जाते हैं, गोल आकार के हो जाते हैं, तब वृत्ताकार होते हैं, और जब अवृत्ताकार होते हैं यानी कि गोल नहीं होते तब वह अवृत्ताकार हो जाते हैं। जैसे आप उच्चारण करेंगे ओ, उ, ओ, ओ, क्या है ये, हमारे जो होंठ हैं वो गोल हो रहे हैं, ये वृत्ताकार हैं। नेक्स्ट है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार में बोलेंगे हम अ, आ, ई, ए, ऐ, तो इसमें हमारे होंठ गोल नहीं हो रहे, तो यह अर्धवृत्ताकार हैं। ओष्ठ के आधार पर हो गए। आगे चलते हैं अनुनासिकता के आधार पर। 2 भागों में विभाजित किया गया है, निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक में क्या होता है, इसको आप देखिए, नासिक, नासिक का अर्थ क्या है, नाक, और नि का मतलब, निर का मतलब नहीं, तो जहाँ नाक से वायु न निकले, नाक से वायु न निकले, और वायु कहाँ से निकले, मुख से निकले। जब नाक से नहीं निकलेगी तो मुख से निकलेगी, ठीक, तो नाक से वायु न निकले वह होते हैं निरनुनासिक। निरनुनासिक, जैसे इसमें सभी स्वर आ जाते हैं, अ, आ, ई, ओ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। आप अपनी नाक बंद कीजिए और इनको बोल के देखिए, आप सभी स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं बिना नाक की सहायता के, इसीलिए यह निरनुनासिक हैं। अनुनासिक में क्या है, जहाँ नाक और मुख दोनों का प्रयोग हो, इसमें कोई स्वर नहीं आता, लेकिन हाँ इसमें अयोगवाह में से जो अंग है यानी कि अनुस्वार, ये आता है अंग, इसमें हमें नाक की और मुख की दोनों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 भागों में, घोष और अघोष। जब जो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनके निकट आने पर वायु घर्षण के साथ बाहर आती है। जब भी हम बोलते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं उनके द्वारा वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, वह घोष या नाद ध्वनि कहलाती है। तो जो घोष स्वर हैं, लगभग सभी स्वर घोष ही हैं, सभी स्वर घोष की श्रेणी में ही आते हैं। अघोष स्वर की बात करें तो कोई भी स्वर ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी स्वर ऐसा नहीं है जो अघोष की में आए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा स्वर घोष है, तो सभी स्वर घोष हैं।
नेक्स्ट है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 भेद होते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ, तालव्य और नासिका, जो हमारे मुख की बनावट है उसके आधार पर। जैसे कंठ, कंठ से बोला जाता है अ, आ, और जो स्वर नहीं है, विसर्ग है अह, इसको भी रख लिया है। इसको इसीलिए रखा है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अह का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। नेक्स्ट है तालव्य, ए और ई, ए और ई, इसका उच्चारण तालव्य से होता है। मूर्धन्य, रे का मूर्धा से होता है। देखिए दंत से कोई भी स्वर किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। ओष्ठ से ओ ऊ, कंठोष्ठ से ओ ओ। देखिए ओ बोलेंगे तो हमारे कंठ की भी आवश्यकता पड़ेगी और ओष्ठ की भी। और कंठ तालव्य ए ऐ बोलने में कंठ की भी आवश्यकता पड़ेगी और जो हमारी जीभ है वो तालु से टच होगी, इसीलिए कंठ तालव्य। नासिका का कोई नहीं है, लेकिन इसमें हमने अनुस्वार रख लिया है जो कि अयोगवाह है। इस तरह से उच्चारण स्थान के आधार पर ये 6 भेद हैं। 2 इसमें अलग से रख लिए हैं, जैसे कि दंत्य, दंत्य का कोई नहीं है, नासिका का भी कोई नहीं है, नासिका में हमने अनुस्वार को रखा। अब हम देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह होते हैं अंग अह, छोटी अंग और बड़ी अंग, जैसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। ये न तो स्वर में रखे जाते और न ही व्यंजन में रखे जाते, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जो अनुस्वार है इसका उच्चारण होता है नाक से और इसका उच्चारण आधा म के जैसा होता है। कैसा होता है? आधा म के जैसा। जैसे अंक। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण मुख से होता है और इसका जो उच्चारण होता है वो ह की तरह होता है, ह। अधिकतर संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। देखिए हमने ओ, ये जो ओ है ये ध्वनि हमने पीछे पढ़ी है। ये ओ ध्वनि का आधा होता है, ये आगत स्वर है। आगत स्वर वे होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आगत हैं, यानी दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। ये जो ओ ध्वनि है ये अरबी फारसी में प्रयोग होता है, ये वहाँ से लिया गया है। जैसे हम इस ध्वनि का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर बोलते हैं, अगर इस ध्वनि को ना लगाएं तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर, हॉस्पिटल। इसके ऊपर ये ध्वनि लगाने से बोलेंगे हम डॉक्टर, हॉस्पिटल। इसीलिए इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ये आगत स्वर है। नेक्स्ट है अनुनासिक। इसको भी कुछ विद्वान आगत स्वर की श्रेणी में रखते हैं। इसका चिन्ह होता है ये चंद्रबिंदु। इसके उच्चारण में नाक और मुख दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे गांधी, अंगूठा। देखिए ध्यान रखिए, अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में अधिक होता है, जैसे दंत, अंगुष्ठ। ये संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के शब्दों को ही तो तत्सम शब्द कहते हैं। और अनुनासिक का प्रयोग तद्भव शब्दों में अधिक होता है। जैसे देखिए दंत, दंत में अनुस्वार का प्रयोग हुआ था, दंत का ही तद्भव क्या है? दांत। तो दांत में अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदी का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही अंगूठा। तो चलिए आज की क्लास में हमने देखा वर्णमाला और स्वरों का विभाजन। स्वरों से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम 1-2 आधार पर स्वरों का विभाजन देख लेते हैं और एग्जाम में उनसे अलग आता है तो हम सोचते हैं कि ये पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। लेकिन हमने अपनी क्लास में कई आधारों को लेकर स्वरों का विभाजन किया है। इन्हें ध्यान से देखें और इनका उच्चारण करके याद करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं वर्णमाला के दूसरे पार्ट व्यंजन के साथ। धन्यवाद।